Good morning, class 7th. Welcome again to your social studies classes. Okay, so class 7 we are studying the last chapter of your history, which is lesson number 11. And in lesson number 11 we are studying about later Mughals and the new emergence of political formations. Okay, so in this we have already studied 3 classes and we know that how new political formations were made in the medieval India और the medieval history of India. ओके सो हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया था अबाउट द मराठास अंडर महाराष्ट्र अंडर दी मराठास. चलो आज हम लोग को पढ़ना था भरतपुर डिग एंड कुम्हेर अंडर दी जट्स विच इज ऑन पेज नंबर 157. सो कम टू पेज नंबर 157. आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? आज हम लोगों को पढ़ना है भरतपुर डिग और कुम्हेर. इन जगहों का क्या हाल था? यहाँ पे कौन कर रहे थे? जाट लोग. ठीक है ना. तो क्या हाल था यहाँ पे, कैसे न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे. चलो क्या लिखा है? इन द 17th and 18th centuries जाट्स बिकेम वेरी पावरफुल इन द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली के जो वेस्ट रीजन में जाट लोग जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए 17 और 18 सेंचुरी के दौरान. दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर दिस रीजन अंडर देयर लीडर चूड़ामन. चूड़ामन जो व्यक्ति थे इनके लीडरशिप में इन्होंने कंट्रोल किया. देखिए चूड़ामन का फोटो भी बना है. बाय द 1680s जाट्स हैड ब्रॉट द रीजन लाइंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा अंडर देयर वर्चुअल कंट्रोल. फॉर सम टाइम दे इवन गेन्ड कंट्रोल ऑफ आगरा सिटी. ठीक है, कुछ समय के लिए लोग यहाँ तक कि आगरा सिटी पर भी कंट्रोल किए. बदन सिंह अ नेफ्यू ऑफ चूड़ामन. तो बदन सिंह जो कि एक नेफ्यू थे, भतीजा थे चूड़ामन के, इनहेरिटेड द लीडरशिप ऑफ द जाट्स इन 1722. इन्होंने ही जाट समुदाय के लीडरशिप को इन्होंने आगे बढ़ाया और 1722 में ही बिकेम अ फ्यूडेटरी ऑफ राजा जयसिंह. ठीक है, ये फ्यूडेटरी बनकर राजा जयसिंह के. ही इज रिगार्डेड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द जाट किंगडम. तो अंडरलाइन कर लीजिए, बदन सिंह को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल फाउंडर ऑफ द जाट किंगडम दैट इंक्लूडेड भरतपुर डिग एंड कुम्हेर. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज अडॉप्टेड सन सूरजमल. और इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, सूरजमल, जो कि बाद में इनके बाद राजा बनता है. सूरजमल 1755 to 1763 तक रूल करते हैं. वॉज नोन फॉर हिज टैलेंट एज अ वॉरियर. क्या थे? वॉरियर थे एंड अ डिप्लोमैट. डिप्लोमेसी भी थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा. ठीक है, डिप्लोमेसी मतलब दिमाग से काम निकालना. अंडर हिज एबल रूल ही टुक द जाट किंगडम टू ग्रेट हाइट्स. ही डेवलप्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अफगान्स. अफगान्स के साथ में इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए. मराठा के साथ में भी बनाए, रोहिल्लास के साथ में बनाए, एंड ऑल्सो विद अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ा ना आपने? कहाँ से था वो? अफगानी था और बहुत बार उसने लूट की थी, है ना. मुगल डायनेस्टी के ऊपर बहुत लूट किया अहमद शाह अब्दाली. शाहजहाँबाद के जो पिकॉक थ्रोन था शाहजहाँ का, वो ले गया. कोहिनूर डायमंड ले गया. चलो, द राइज ऑफ अ जाट स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया हैड अ डेफिनेट इफेक्ट ऑन द स्टेट सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया. देखो, इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज वेल एज द लैंड होल्डिंग सिस्टम. तो क्या हुआ भाई, नॉर्थ इंडिया में जब जाट्स इंक्रीज होने लगे, जब उनका इफेक्ट बढ़ने लगा, तो लैंड होल्डिंग सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है? अंडर द जाट रूलर्स सम टाउन्स जैसे कि बल्लभगढ़, पानीपत, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन करके उभरे. दे बिल्ट अ फोर्ट एट भरतपुर इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल. तो ट्रेडिशनल स्टाइल में भरतपुर में लोगों ने फोर्ट बनवाया. ठीक है, राजमहल. दे ऑल्सो इरेक्टेड एन इलेबोरेट गार्डन प्लेस एट डिग यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पॉपुलर एट अम्बेर एंड आगरा. तो अम्बेर और आगरा में जब आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो पॉपुलर था, उसी तरीके से इन्होंने गार्डन प्लेस बनवाया डिग में. चलो, तो मैसूर. मैसूर वॉज अ स्मॉल किंगडम लाइंग इन द फार साउथ अक्रॉस द स्टेट ऑफ हैदराबाद. मैसूर की क्या कहानी है? हैदराबाद के साउथ में ये एक स्मॉल किंगडम था. इट रोज टू प्रोमिनेंस अंडर हैदर अली हु हैड टेकन ओवर द रेन ऑफ मैसूर इन 1761. तो 1761 में मैसूर पे कब्जा जमाने वाले हैदर अली हुए. ही वॉज सिंपली अ सोल्जर हु हैड राइजन टू हाई रैंक्स थ्रू हिज मेरिटोरियस मिलिट्री सर्विसेज. तो हैदर अली एक सिंपली एक सोल्जर थे, एक सिपाही थे, लेकिन ये इनका प्रमोशन होते गया था क्योंकि ये बहुत ही क्या थे? मेरिटोरियस थे.
आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ मैसूर के रूलर बनने के बाद हैदर अली वर्क फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट की कंसोलिडेट करने के लिए, उसको सही से चलाने के लिए उन्होंने काम किया। ही क्रश्ड द रिबेलियस जमींदार्स एंड ट्राइड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द पीसेंट्स, इन्होंने जमींदार्स को क्या किया, क्रश किया, उनको दबाया और जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके बेनिफिट के लिए काम किया। He developed friendly terms with the French and with their help he modernized the army and utilized it to expand the boundaries of his kingdom. इन्होंने क्या किया, फ्रेंडली टर्म्स डेवलप किए फ्रेंच के साथ में और अपनी आर्मी को क्या किया, मॉडर्न बनाया, है ना, और अपने बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया। He also took help in setting up a modern arsenal at दिंदीगुल, दिंदीगुल में मॉडर्न आर्सेनल इन्होंने सेटअप किया। In 1769 he emerged victorious against the British, very important। तो हैदर अली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में विक्टोरियस उभरते हैं, मतलब उनको हरा देते हैं। इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, हैदर अली जो हैं ही emerged victorious against the British in the first एंग्लो मैसूर वॉर। He was succeeded by his worthy son टीपू सुल्तान after his death in 1782। तो टीपू सुल्तान की कहानी देखिए। अब टीपू सुल्तान के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, ये किसके बेटे थे, हैदर अली के। चलो, टीपू सुल्तान पॉपुलरली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। ही ऑल्सो ट्राई टू मॉडर्नाइज द आर्मी एंड बिल्ड अ पावरफुल नेवी, इन्होंने आर्मी में मॉडर्नाइजेशन लाए और इन्होंने पावरफुल नेवी भी क्रिएट की। ही फोकस्ड ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एज वेल। ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फ्रेंच, फ्रेंच के साथ में इनके फ्रेंडली रिलेशंस थे। ही वॉज अ मैन ऑफ नोबल आइडियाज, इनके आइडियाज बहुत नोबल थे। एंड वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म हिज किंगडम इनटू अ मॉडर्न स्टेट, और ये अपने किंगडम को एक मॉडर्न स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। टीपू डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द कंबाइंड माइट ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स थे वो कंबाइंड हो गए आपस में और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसमें टीपू की हत्या हो गई। ब्रिटिश मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर दैट टुक प्लेस इन 1799। विद हिज डेथ द स्टेट ऑफ मैसूर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ही जो स्टेट ऑफ मैसूर है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। टीपू सुल्तान, जब फोर्थ एंग्लो इंडियन वॉर होता है, एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है, 1799 में। टीपू सुल्तान किसके साथ लड़ाई करते हैं, कंबाइंड ब्रिटिशर्स, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये तीनों मिलकर के युद्ध करते हैं अकेले टीपू सुल्तान से, और फिर इसके बाद इनकी हार हो जाती है टीपू सुल्तान की और उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो मैसूर होता है वो इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स चला जाता है। चलो, तो अब हम लोग करेंगे बच्चों केस स्टडी अबाउट दी मराठास, और इसी के साथ हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री इज ऑलवेज वेरी लेंथी। देखो भाई, इतने ज़्यादा पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुए, लेकिन हम लोगों को केस स्टडी अबाउट दी मराठास ही क्यों पढ़ने के लिए बोला है कि मराठा जो थे वो एक जो शिवाजी थे उन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ बहुत सारे युद्ध किए थे और औरंगज़ेब को एकदम हिला करके रख दिया था। औरंगज़ेब जबकि बहुत पावरफुल था, लेकिन तब भी उनसे बहुत बार हारना पड़ा औरंगज़ेब को शिवाजी से। पढ़ते हैं हम लोग। You have read earlier that the Marathas rose to power under the able leadership of शिवाजी। देखिए शिवाजी का फोटो भी बना हुआ है। चलिए, मराठास अंडर शिवाजी। शिवाजी वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले। जो शाहजी भोसले के ये बेटे थे, अ हाई ऑफिशियल इन द बीजापुर किंगडम, जो कि एक हायर ऑफिशियल थे बीजापुर किंगडम में। ही यूज्ड गुरेला वॉरफेयर टू कैप्चर सेवरल फोर्ट्स नियर पुणे। इन्होंने गुरेला वॉरफेयर में इस्तेमाल करके गुरेला वॉरफेयर को बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर किया था पुणे में। ही फॉट अ नंबर ऑफ बैटल्स विद द आर्मी ऑफ बीजापुर। ठीक है, इन्होंने कुछ युद्ध लड़े थे बीजापुर की आर्मी से, एंड दैट ऑफ द मुगल्स, और मुगल से भी इन्होंने कुछ युद्ध लड़े थे। सम ऑफ द बैटल्स वर वन बाय हिम। कुछ तो उन्होंने युद्ध जीते थे, किन्होंने, शाहजी भोसले ने, एंड सम वर लॉस्ट, और कुछ वो युद्ध हार गए थे। However,
he continued to be regarded as the toughest enemy of the Mughal emperor and the ruler of बीजापुर। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि जो शाहजी भोसले थे वो टफेस्ट एनिमी थे मुगल रूलर्स के और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और रूलर ऑफ बीजापुर थे। चलो 1664 में क्या हुआ? शिवाजी कॉरोनेटेड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ मराठास टेकिंग द टाइटल छत्रपति। तो छत्रपति के टाइटल को लेकर के शिवाजी ने अपना कॉरोनेशन करवाया, अपना जो राजा बनने के लिए जो सेरेमनी होती है ना वो करवाया, मतलब अपने ऊपर ताज ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं मराठास का लीडर हूँ। देयर आफ्टर शिवाजी वर्क टू कंसोलिडेट हिज किंगडम, और अपने किंगडम को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने उसको कायदे से चलाने के लिए उन्होंने काम किया। ही डाइड इन 1680, इनकी मृत्यु कब हो गई? 1680 में, लीविंग बिहाइंड अ पावरफुल मराठा किंगडम, एक पावरफुल मराठा किंगडम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। चलो शिवाजी एज अ रूलर, अब शिवाजी रूलर जब थे, देखिए 1674 में ही रूलर बनते हैं और 1680 में ये मर जाते हैं, मतलब कि 6 साल तक में इन्होंने क्या क्या किया देखते हैं हम लोग। शिवाजी वॉज एन एबल रूलर, बहुत ही महान शासक थे ये। ही फॉर्म्ड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स कॉल्ड द अष्टप्रधान हु वुड एडवाइज हिम ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स। तो इन्होंने अष्टप्रधान बनाया था, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स थे जो कि इनको इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे एडवाइस किया करते थे। द काउंसिल वॉज हेडेड बाय द पेशवा, और जो काउंसिल्स थे वो पेशवा से हेडेड करते थे, मतलब हेड उनके पेशवा हुआ करते थे, जो कि इनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। He introduced a new system of revenue collection का न्यू सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अंडर विच he collected 2/5 of the crop produces land revenue from the territories which were under his direct control। तो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में जो भी ज़मीन थी उससे 2/5 भाग जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस होता था उसका ये एज अ टैक्स ले लिया करते थे। 2 other taxes called the चौथ, कौन कौन से टैक्स? चौथ और सरदेशमुखी वर कलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विच वर नॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। तो चौथ और सरदेशमुखी जो दो प्रकार के और टैक्स थे ये भी कलेक्ट करते थे, लेकिन ये वहाँ से कलेक्ट करते थे जहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। द चौथ वॉज 1/4 ऑफ द टोटल लैंड। चौथ क्या था? 1/4 भाग, 1/4 पार्ट, एंड दैट वॉज रिसीव्ड बाय द रूलर हैविंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सच अ टेरिटरी। सरदेशमुखी क्या था? वॉज एन एडिशनल टैक्स, इट वॉज एन एडिशनल टैक्स विच वॉज टेकन एज अ ट्रिब्यूट। इट वॉज 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। आपने देखा 2/5 पोर्शन एज अ टैक्स को कहाँ से लेते हैं? जहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल है, जहाँ पे इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल है वहाँ पे 2 टैक्सेस हैं इनके, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। तो चौथ में ये 1/4 पार्ट ले लेते थे और सरदेशमुखी में 1/10 पार्ट। शिवाजी डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू डिविजन्स, इन्होंने अपनी आर्मी को डिविजन्स में डिवाइड किया था। द मेन डिविजन्स फॉर द इन्फेंट्री एंड द कैवलरी। मेन डिविजन्स किसके बीच में था? इन्फेंट्री और कैवलरी के बीच में, ठीक है, जो फुट पे चलने वाले थे और जो घोड़े पे चलने वाले थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही। सोल्जर्स हैड टू रिसीव प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड रिमेन अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सोल्जर्स जो थे उनको प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ती थी और उनको डिसिप्लिन होना पड़ता था। शिवाजी ऑल्सो बिल्ड अ नेवी टू डील विद द यूरोपियन पावर्स, इन्होंने यूरोपियन पावर से डील करने के लिए नेवी भी बनाई। He possessed a number of forts which were kept under the charge of special officials appointed by him. शिवाजी succeeded by weak rulers. शिवाजी के बाद अब कोई भी अच्छा रूलर नहीं हुआ, they were weak. However, they were assisted by a succession of पेशवास, लेकिन पेशवास जो थे वो हमेशा उनकी सहायता करते थे। Who led the Maratha kingdom to great height, और इस वजह से मराठा किंगडम ग्रेट हाइट से पहुंची। मराठा अंडर दी पेशवास, देखो बाजीराव 1, शाहू द सन ऑफ शांभाजी एंड अ ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। साहू जो थे जो कि शांभाजी के पुत्र थे। अब शांभाजी किसके पुत्र होंगे? शिवाजी। शिवाजी के बेटे शांभाजी और शांभाजी के बेटे साहू। शिवाजी के ग्रैंड सन हो गए शाहू। वॉज अ क्लेमेंट टू द थ्रोन ऑफ द मराठा किंगडम। व्हेन ही वॉज एन इन्फेंट ही हैड बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय औरंगजेब। क्या हुआ? जब वो बहुत छोटे थे, ठीक है, तो वो औरंगजेब ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया था। ही वॉज रिलीज्ड बाय द मुगल एम्परर बहादुर शाह 1 in 1707। लेकिन बहादुर शाह 1 जब एम्परर बनता है 1707 में, तो वो क्या करता है? उनको रिलीज कर देता है। दिस लेड टू अ सिविल वॉर बिटवीन हिम एंड हिज कजन शिवाजी 3, अनदर क्लेमेंट टू द थ्रोन। अच्छा, अब ये क्या होता है? अब शिवाजी 3 जो थे
ये भी राजगद्दी के अधिकारी थे, मराठा के राजगद्दी के अधिकारी, और साहू, ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, ठीक है। साहू इमर्ज्ड द मोर पावरफुल विद द असिस्टेंस ऑफ हिज मिनिस्टर बालाजी विश्वनाथ। जो शाहू थे ये क्या होता है, ये पावरफुल होते हैं और ये जीत जाते हैं शिवाजी 3 से, ठीक है। और किसके अंडर में, किसके लीडरशिप में काम करते हैं, बालाजी विश्वनाथ के लीडरशिप में। ही लेटर मेड बालाजी एज हिज पेशवा और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो साहू जो थे इन्होंने बालाजी को अपना पेशवा बना देते हैं ये। With the passage of time, he increasingly became more dependent on the Peshwa and the Peshwa became a virtual ruler of the Marathas. अब धीरे धीरे क्या होता है, शाहू जो थे ये पेशवा पर ही डिपेंड होते जाते हैं और उसके बाद पेशवा ही जो थे वो मेन रूलर्स बन करके आते हैं। In all, the Marathas were ruled by 3 पेशवास। तो देखिए 3 पेशवा ने रूल किया मराठास को। The first was बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेकर के 1720 तक किए। सेकेंड वन वॉज बाजीराव वन 1720 से 1740 तक, एंड द थर्ड वन वॉज बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। अंडर देयर एबल लीडरशिप द 3 पेशवास टुक द मराठा किंगडम टू दी हाइट ऑफ पावर एंड प्रोस्पैरिटी। बहुत ताकत आई मराठास में, पेशवा के अंडर में। मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मराठास की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत अच्छी थी। Between 1720 and 1761, the Marathas expanded their boundaries by seizing Gujarat and Malwa from the Mughals. गुजरात और मालवा भी मुगल से इन लोगों ने छीन लिया। By the 1730s, Maratha king had possessed the right to collect चौथ and Saradeshmukhi in the entire Deccan region. ठीक है, तो 1730 तक जो मराठा राजा हो गए वो उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी वो पूरे एंटायर रीजन से वो ले सकते थे डेक्कन के। 1737 में क्या हुआ, द मराठास रेडेड दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पहुंच गए मराठास। दिस रेड वॉज फॉलोड बाय देयर कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ वेरियस अदर रीजन्स। और यहाँ पर भी उन्होंने विजय हासिल की। हाउएवर दे ओनली एस्टैब्लिश्ड देयर ओवरलोडशिप ओवर दीज रूलर्स बाय मेकिंग देम पे ट्रिब्यूट। लेकिन ये लोग ट्रिब्यूट ही पे करके वहाँ पर अपना कब्जा जमा पाए। द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा ओवरलोडशिप ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज। द मराठास अंडर द पेशवाज ऑल्सो फोकस्ड ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि दे डेवलप्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो इन लोगों ने डेवलप किया ही। दे प्रमोटेड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। इन्होंने ट्रेड और एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया। द इनॉर्मस वेल्थ दैट poured in from various sources enabled the Maratha chiefs or sardars such as Goikwand of Baroda, Bhosle of Nagpur and Scindia of Gwalior to raise strong and large armies. अब इनके पास जो था धन बहुत ज़्यादा हो गया, इनॉर्मस वेल्थ हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ, वेरियस सोर्सेज हो गए। तो जो मराठा चीफ थे या फिर जिनको हम लोग सरदार भी कहते थे, इन लोगों ने अपना मतलब जगह बांट लिया। जैसे कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले हो गया नागपुर में और सिंधिया हो गए ग्वालियर के। तो ये ग्वालियर के सिंधिया का फोटो भी है, देखिए। टू रेज स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज आर्मीज, और इन्होंने फिर लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज थी उन्होंने इन लोगों ने अपना बनाया। एंडलेस अचीवमेंट्स ऑफ द मराठास हाउएवर केम एट अ प्राइस। एंडलेस अचीवमेंट था। By making various rulers pay tribute and plundering and raiding their territories, they made these rulers hostile. तो क्या करते थे ये लोग, ट्रिब्यूट पे करते थे, इज्जत देते थे रूलर्स को, लेकिन वहीं पे जाकर के लूटपाट करते थे। तो इस वजह से रूलर्स इनसे नाराज हो गए। They even lost the support of the common man. यहाँ तक कि मराठास जो थे इन्होंने आम नागरिक का भी सपोर्ट लॉस कर दिया। In 1757 में क्या हुआ, they angered अहमद शाह अब्दाली by removing his agent to help the Mughal emperor. 1757 में इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा दिला दिया जब इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को हटा दिया। क्यों हटा दिया उसके पद पे से, क्योंकि उसने मुगल एम्परर की क्या की थी, सहायता प्रदान की थी। दे ऑल्सो सीज्ड लाहौर एंड सरहिंद फ्रॉम द अफगान्स। ठीक है, लाहौर और सरहिंद भी इन लोगों ने ले लिया अफगान से। दीज इवेंट्स मेड अ बैटल बिटवीन मराठास एंड द अफगान्स इनएविटेबल। अब मराठा और अफगान के बीच में युद्ध हो गया। Hence, the forces of the two powers met at the third battle of पानीपत। और इसीलिए मराठा और अफगान के बीच में जो युद्ध होता है वो पानीपत के ज़मीन पे होता है, और उसको हम लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। इन विच द मराठास वर राउटेड बाय द अफगान आर्मी, जहाँ पे अफगान आर्मी ने मराठास को हार गए मराठा। दिस डिफीट एंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द मराठास बिल्डिंग एन ऑल इंडिया एम्पायर। और इस वजह से जो मराठा थे वो पूरे हमारे देश पर, भारत पर पूरी तरीके से जीत नहीं कर पाए, जीत कब्जा नहीं कर पाए।
द डिफीट ऑफ द माइटी मराठास पेव्ड द वे फॉर अ स्मूथ एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब चूंकि मराठा हार गए और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में आकर के उनका कब्जा हो जाता है। तो अगर मराठास नहीं हारे होते तो शायद हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं हुए होते, है ना। तो मराठास बहुत अच्छे थे, लेकिन मराठास की कुछ ऐसी गलत चीज़ें थी जिसकी वजह से जो ये लोग ट्रिब्यूट पे करते थे, इन लोगों की वजह से लोग जो रूलर्स थे वो नाराज़ हो गए। और फिर क्या होता है, फिर अंततः अफगान के बीच में और मराठा के बीच में युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जहाँ पे आपका मराठास हार जाते हैं। अब पेंटिंग शोइंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। चलो, तो ये हो गया बच्चों आपका लेसन नंबर 11 ऑफ योर हिस्ट्री, एंड विद दिस यू हैव एंटर्ड द हिस्ट्री ऑफ योर क्लास 7। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद की जो हिस्ट्री है दैट यू विल लर्न इन क्लास 8, एंड अभी तो हम लोगों ने मेडिवल पढ़ा, आप लोगों ने क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, और फिर क्लास 8 में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री का पोर्शन इन तीनों क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर 9th-10th लेवल में आप आओगे तो और भी हाई लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू।